ये आपके मनोरंजन के लिए। और पब्लिक हस्ती भी ऐसी जिसकी ढाक और राधा उनकी पर्सनालिटी की ढाक हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। आजकल अगर हायर प्लेसेस में करप्शन के खिलाफ इतना जोर है तो काफ़ी हद तक उसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। जी हाँ, हमारी आज की पब्लिक हस्ती है फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री टी.एन. सेशन। वेलकम सेशन जी। Namaskar. नमस्कार। Am I making you nervous? No, Okay. nobody can. सेशन जी, आई वांट टू आस्क यू पहले कि अगर आपके लाइफ पर एक फिल्म बनाई जा रही हो तो आप क्या बन चाहेंगे? तो जा रही है। बनने जा रही है। हाँ हाँ। तो हु वुड यू लाइक आइडियली टू प्ले योर रोल? कौन सा एक्टर आप चाहेंगे आपका रोल प्ले करे? नहीं, मैं खुद करूँगा। ओह यू यहाँ आप और मैं ये सोच रहे हैं कि ही विल बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, बट ये सोच रहे हैं कि ये एक्टिंग की ओर जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर Because दैट। as Shakespeare said, one man in his life may play many parts. So this is going to be one of them? My God, he's a multifaceted man. We know that. Anyway. हम उस जनरेशन को धन्य मानते हैं जो टी.एन. सेशन के बाद की जन्मी हुई है। हम लोगों ने टी.एन. सेशन के पहले का ज़माना देखा है। अगर ये चुनाव सुधार न हुए होते तो जैसे बूथ कैप्चरिंग करके, बूथ छापना कहते हैं उधर बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इलेक्शन के समय बड़े बड़े जो बाहुबली थे उनको बूथ छापने का, बूथ कैप्चरिंग का ठेका दिया जाता था। और उसी प्रोसेस में निकल के बहुत से लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुँचे और धीरे धीरे उन लोगों ने ये सोचा हम दूसरों के लिए बूथ छापते हैं, तो वो खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे और प्रदेश की विधानसभा और देश की संसद में पहुंचने लगे। भला हो टी.एन. सेशन साहब का कि उन्होंने चुनाव सुधारों को इस तरह से किया कि अब इनका वहां पहुंचना, अब आज की तारीख में बूथ का लूटना ये किसी दिवा स्वप्न के बराबर है। लेकिन जो लोग पहले हैं, जो पर्चियों पे मतदान के जो मतदान के पर्चे होते थे उस पर मुहर लगा के बक्सों में रखते थे, उस ज़माने के लोगों से अगर आप बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि उस समय जो अपराधी सियासी गठजोड़ था वो चरम पर था। और ऐसे में पुलिस उनके सामने उनसे लोहा लेके और इस गठजोड़ को किस तरह से तोड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इस समय देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है। देश में आम चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज पूरी हो गई और लगभग पूरे देश में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से ही हुए हैं। कुछ छुटपुट हल्की फुल्की घटनाओं को यदि छोड़ दें तो अमूमन चुनाव पूरी तरह देश में 2 चरणों में अब तक शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। दोस्तों, ये जो शांतिपूर्ण तरीके से और जो निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, ये दरअसल इतना आसान काम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नौजवान पीढ़ी है देश की, जिसकी उम्र करीब 30-35 साल के अंदर अंदर होगी, उनमें से शायद बहुत सारे लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आज चुनाव जितने साफ सुथरे और निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से हो रहे हैं, आम लोगों को आराम से वोट देने दिया जा रहा है। आज से 35 साल पहले करीब ऐसा सब कुछ नहीं था। उस दौर से पहले तक के जितने भी चुनाव थे, उन चुनावों में ऐसा कोई भी चुनाव नहीं हो, चाहे वो पंचायत स्तर का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका नगर निगम का हो, चाहे विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में हिंसा होती थी। हर चुनाव में दर्जनों लोग मारे जाते थे। हर तरह के अपराधी, माफिया, गैंगस्टर्स, तमाम जितने भी आपराधिक लोग हैं उन चुनावों में शिरकत करते थे और उनका प्रयास ये रहता था, या तो वो खुद उम्मीदवार हैं या फिर जिस राजनीतिक दल के प्रत्याशी का वो समर्थन करते थे, उनका प्रयास यही रहता था कि वो किसी भी तरह से बंदूकों को दम पर, ताकत के दम पर डरा धमका कर, लालच देकर वो खुद या अपने उम्मीदवार को किसी भी तरह से जिता दें। ये पूरा सीन लगातार देश में चलता रहा 3.5 दशक पहले तक। और मैं आपको साथ में ये बताता चलूँ कि मैं उस समय युवा था और कॉलेज में पढ़ ही रहा था। पत्रकारिता में मैंने कदम नहीं रखा था शायद उस समय
जो खबरें आती थी वो यूपी और बिहार से आती थी कि पूरे के पूरे बूथ को लूट लिया गया। उस समय ईवीएम नहीं थी, बैलेट पेपर पर मोहर लगाए जाते थे, प्रत्याशियों की पसंद नापसंद बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर ही तय की जाती थी। बिहार और उत्तर प्रदेश का आलम यह था कि दर्जनों घटनाएं वहां पर बूथ लूटने की, लोग मतदाताओं को डराने धमकाने की और हिंसा की वारदातें, एक दूसरे विरोधी दल, एक दूसरे गैंगस्टर्स के जो खिलाफ उम्मीदवार थे वो वहां पर जमकर हिंसा होती थी। गोला बारूद हो, बंदूकों का इस्तेमाल हो, घातक और भी हथियारों का इस्तेमाल होता था। ये तमाम काम चलता रहा 90 के दशक तक, आप ये मान लीजिए सन 1990 तक चलता रहा। उसके बाद दोस्तों देश में एक बड़ा कमाल हो गया। कमाल ये हो गया कि देश को एक ऐसा मुख्य निर्वाचन आयुक्त मिल गया जिसने पूरे देश में चुनाव की तस्वीर ही बदल कर रख दी। मैं खास तौर से देश की युवा पीढ़ी को उनके बारे में पूरी जानकारी देना चाहता हूं और यह मुझे सही समय लगा कि उनके बारे में बताया जाए कि देश में एक ऐसा ब्यूरोक्रेट, एक ऐसा नौकरशाह, एक ऐसा आईएएस अफसर हुआ जिसने अकेले बलबूते पर, एकमात्र आदमी ने पूरे देश की दिशा दशा बदल दी। वो थे दोस्तों टीएन शेषन। टीएन शेषन केरल के रहने वाले थे और उन्होंने सन 50 के दशक में पहले आईपीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करी और वो आईपीएस के बाद उसके अगले साल ही 53 में उन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करी। और आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनको जो कैडर मिला वो तमिलनाडु का मिला। और तमिलनाडु में वो शुरुआत में आप जानते हैं कि आईएएस प्रोबेशन पीरियड में निचले स्तर के पदों पे काम करते हैं, तो वो वहाँ पर एसीएम के तौर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर के तौर के पद पर वहाँ पर काम कर रहे थे। वहीं से उन्होंने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ ये था कि वहाँ पर एक हरिजन ने, कांग्रेस कोई अध्यक्ष थी वहाँ पर स्थानीय, वहाँ उनसे शादी करी। हरिजन पर कोई सरकारी फंड में गबन का, हेराफेरी का, धोखाधड़ी का आरोप था। तो ये बात जब शेषन को पता चली तो शेषन ने उस मामले में जेल भिजवा दिया। तो वहाँ पर एक मंत्री थे तमिलनाडु सरकार के, उनका दौरा हुआ, उनको पता चला कि यहाँ पर इस तरह शेषन ने किया, तो उन्होंने शेषन पर दबाव बनाया। टीएन शेषन ने वह दबाव मानने से इनकार कर दिया, जबकि वे परीक्षा विधीन थे, उस समय प्रोबेशन पीरियड में चल रहे थे, उनका नुकसान हो सकता था। लेकिन उन्होंने उसकी सुनवाई नहीं की और बात नहीं मानी। यहीं का एक दूसरा किस्सा मैं और बता दूं आपको लगे हाथ। शेषन ने अपने तेवर कैसे दिखाए कि वो किस तरह के नौकरशाह थे और देश में उन्होंने कैसे चुनाव सुधारों का स्वर्णिम अध्याय लिखा, वो उस पर आगे बताऊंगा आपको। दूसरा किस्सा दोस्तों इस तरह से है कि उनकी पोस्टिंग थी मदुरई में और वो जिला कलेक्टर थे। उस समय नेहरू देश में मौजूद थे और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शेख अब्दुल्ला को वहां पर नज़रबंद किया हुआ था मदुरई में नज़रबंद करने के दौरान जब, और शेषन को यह जिम्मेदारी दी गई कि जो भी ये पत्र लिखते हैं किसी को भी, वो उनके बिना पढ़े हुए, बिना स्वीकृत किए हुए आगे नहीं जाना चाहिए। तो हुआ ये दोस्तों कि जब शेषन शेख अब्दुल्ला से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि ये पत्र है, ये जाना है, तो शेषन ने इनकार कर दिया। तो उन्होंने पत्र के लिफाफे पर शेख अब्दुल्ला ने एड्रेस दिखाया। एड्रेस था राधाकृष्णन राष्ट्रपति के नाम पर, उनको वो पत्र लिख रहे थे। तो वो दरअसल ये प्रभावित करना चाहते थे कि देखो मैं प्रेसिडेंट को पत्र लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप किसको पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने वो पत्र लेकर पढ़ लिया। उसके बाद शेख अब्दुल्ला उनसे नाराज हो गए और उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी, चेतावनी दे दी। टीएन शेषन ने उनसे ये कहा कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा और मैं ये भी ख्याल रखूंगा आपका कि कोई आपको पानी का एक गिलास भी नहीं दे पाए। ये दोस्तों टीएन शेषन थे जिन्होंने इस तरह की बात शेख अब्दुल्ला के मुंह पर उनके सामने कह डाली। खैर बात आगे बढ़ती है और बात इस तरह से कुछ आगे बढ़ी कि टीएन शेषन की वहाँ पर एक वरिष्ठ अधिकारी से कुछ मनमुटाव हो गया। इसी बीच में मैं आपको एक बात और बता दूं कि टीएन शेषन को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया।
तो वहाँ के जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने ये जिम्मेदारी शेषन को दी। तो शेषन ने जब ये ट्रांसपोर्ट का चार्ज संभाला तो मीटिंग के दौरान जब ड्राइवर्स आए तो उन्होंने कह दिया कि साहब आपको तो बस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप नहीं जानते, ना आप गाड़ी चलाना जानते हैं, ना आप बस के बारे में जानते हैं, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे। शेषन ने दोस्तों जिद पकड़ ली। उन्होंने कई महीनों तक कारखाने में काम करके इंजन को कैसे निकाला जाता है गाड़ियों से और कैसे वापस फिट किया जाता है, इसका पूरी जानकारी ले ली, पूरा प्रशिक्षण ले लिया। और इतना ही नहीं ले लिया, उन्होंने बस चलाना भी सीख लिया। उन्होंने क्या किया कि एक बस ड्राइवर को पूरी सवारियां जिसमें भरी हुई थी उसको साइड में बैठाया और बस ड्राइवर से कहा कि मैं बस चलाऊंगा, और 80 किलोमीटर बस को चला के दिखाया। तो ये बहुत दोस्तों जिद्दी और अपने काम के प्रति समर्पित शेषन थे। खैर बात आगे बढ़ी, शेषन प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में चले गए। तो केंद्र में वो कई पदों पर रहे वहाँ पर, और उसके इस दौरान पदों पर रहने के दौरान जब केंद्र में राजीव गांधी का जब दौर था तो वो राजीव गांधी के करीब चले गए। राजीव गांधी उनको काफ़ी पसंद करते थे। तो राजीव गांधी ने उनको वन एवं पर्यावरण सचिव बना दिया। उन्होंने दोस्तों टिहरी और सरदार सरोवर जो देश की उस समय महत्वपूर्ण परियोजनाएं थी उन पर ऑब्जेक्शन कर दिया और ये कह दिया कि इससे पर्यावरण प्रभावित होगा। हालांकि उनकी बात सरकार ने नहीं मानी, लेकिन उनके सुझावों पर काफ़ी गौर किया गया। ये और उसके बाद उन्होंने पर्यावरण को देश में वनों के विकास के लिए, जंगलों की सुरक्षा के लिए ज़बरदस्त काम किया। तो राजीव गांधी से उनके और रिश्ते मजबूत हो गए। राजीव गांधी ने दोस्तों उनको अपना आंतरिक सुरक्षा सचिव बना दिया देश का। उसके बाद उन्होंने एक दृष्टांत आता है, कुट्टी एक करके लेखक हैं, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी है और इनसाइड इस तरह का बुक का कुछ नाम है। उन्होंने उस बुक में जिक्र किया, आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर लें, कुट्टी ने एक किताब लिखी है। तो उन्होंने उस किताब में ये जिक्र किया कि जब राजीव गांधी कहीं पर कोई नाश्ता कर रहे थे और आंतरिक सुरक्षा और पीएमओ की सुरक्षा की जिम्मेदारी शेषन की थी, तो उन्होंने राजीव गांधी के मुंह से बिस्कुट खींच लिया और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे कुछ भी नहीं खा सकते अपनी मनमर्जी से, वो बाकायदा उसका परीक्षण होगा कि इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है। इसी तरह का एक वाक्य और हुआ कि जो किसी भी जागरूकता को लेकर जो दौड़ होती है, तो दिल्ली में एक दौड़ हो रही थी जिसमें खुद राजीव गांधी दौड़ रहे थे, वहाँ टी.एन. शेषन भी खड़े थे। तो उन्होंने मजाक में ये कहा टी.एन. शेषन से राजीव गांधी ने कि फैटमैन आप भी दौड़िए, कुछ वजन कम हो जाएगा। तो शेषन ने तपाक से जवाब दिया कि देश का प्रधानमंत्री दौड़ सके इसके लिए कुछ लोगों का सीधे खड़े रहना जरूरी है। ये दोस्तों शेषन थे। बात आगे चलती है तो इसके बाद ये हुआ कि शेषन को ऑफर मिला, जब सरकार बदल गई, चंद्रशेखर की सरकार आ गई, तो सुब्रमण्यम स्वामी उस समय केंद्रीय मंत्री थे। दरअसल बता दूं मैं आपको कि सुब्रमण्यम स्वामी और टी.एन. शेषन हार्वर्ड में एक साथ पढ़े हुए नहीं थे कि सुब्रमण्यम स्वामी उम्र में शेषन से छोटे थे और हार्वर्ड में शेषन वहाँ पर पढ़ रहे थे और स्वामी वहाँ पर टीचर थे। तो इनका बहुत अच्छा इनकी बॉन्डिंग होगी दोनों की और दोस्ती उनकी कायम रही। तो जब वो शेषन जब दिल्ली में आए तो स्वामी उनके घर अक्सर जो साउथ इंडियन खाना है वो खाने भी जाते थे। तो एक दिन रात को सुब्रमण्यम स्वामी शेषन के घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप देश का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका पद पे आप आ जाओ। और ये पेशकश दरअसल की तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने, ये स्वामी के कहने से, स्वामी ने पहले चंद्रशेखर को कन्विंस किया प्रधानमंत्री को और उसके बाद वो शेषन से मिलने पहुंचे। तो शेषन ने बिल्कुल मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से स्वामी ने उनको इसके लिए तैयार किया कि आप ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। इससे एक दिन पहले देश के जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे विनोद पांडे, उनका भी ये प्रस्ताव आया था, शेषन ने उससे भी मना कर दिया था। जब स्वामी ने ज़्यादा जोर डाला तो शेषन ने कहा कि ठीक है कि मैं आपकी बात पर विचार करके आपको बताता हूँ। इस मुद्दे पर उन्होंने राजीव गांधी से बात करी। तो राजीव गांधी जब से वो मिलने गए तो राजीव गांधी ने छेड़ते हुए उनको कहा कि आइए और फैटमैन आइए, और उन्होंने ऑर्डर दिया कि चॉकलेट लाई जाएं। दोनों को चॉकलेट बहुत पसंद थी तो उन्होंने चॉकलेट मंगाई और खाई। शेषन ने राजीव गांधी को बताया कि इस तरह से ये प्रस्ताव चंद्रशेखर की सरकार की तरफ से आया है देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए।
तो उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन राजीव गांधी के समझाने से शेषन मान गए और जब राजीव गांधी उनको बाहर तक छोड़ने आए तो उन्होंने टिप्पणी करी कि उस सफ़ेद दाढ़ी वाले को नहीं पता कि वो क्या उसने कितनी बड़ी भारी गलती कर दी है। ये बयान कुट्टी की किताब में ये बयान दर्ज है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये दरअसल ये था कि शेषन के तेवर और उनकी जो तलखी है उससे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर शायद वाकिफ नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये टिप्पणी करी। अब उसके बाद दोस्तों शेषन को जो है 10वें चुनाव आयुक्त की शपथ दिलाई गई और ये दोस्तों संवैधानिक पद है, इस पे सरकार का कोई इंटरफेरेंस हो नहीं सकता। लेकिन उससे पहले के जो चुनाव आयुक्त थे देश के, वो सब सरकार के आगे पीछे घूमते थे। तो सरकार के आगे पीछे घूमने का नज़रिया ये था कि जो सरकार डायरेक्शन देती है कि चुनाव कब कराए जाएंगे, कैसे कराए जाएंगे, और यहाँ तक कि जो चुनाव आयुक्त थे उस समय, वो जब देश के जो कानून मंत्री हैं उस समय उनसे मिलने जाते थे उनको इंतजार करना पड़ता था। प्रधानमंत्री से मिलने का तो बहुत मुश्किलों से उनका नंबर आता था और बाकायदा डाक पर जो लिखा आता था वो लिखा आता था कि चुनाव आयोग भारत सरकार। शेषन ने इस बात पर जबरदस्त आपत्ति की। उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है कि यहाँ पर ये चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये सरकार का हिस्सा नहीं है, ये केंद्र सरकार का पार्ट नहीं है। आगे से जो भी पत्र आए वो सीधे आने चाहिए, चुनाव आयोग के नाम से आने चाहिए, उसमें भारत सरकार का जिक्र नहीं हो। और उन्होंने एक चुनाव के मुद्दे पर जो उस समय जो कानून मंत्री थे उनकी बात सुनने से मानने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा और मैं आपका मातहत कर्मचारी नहीं हूं, मैं देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त हूं, मैं अपने हिसाब से फैसले लूंगा और काम करूंगा। वही है दोस्तों कि जब बात आगे चली और ये यात्रा शेषन के आगे बढ़ रही थी तो उस दौरान उन्होंने एक 15 पेज का एक पत्र, जो सरकार वहाँ उस समय थी उनके कार्यकाल के दौरान, उनको 15 पेज का एक पत्र लिखा और देश में चुनाव सुधार के लिए क्या क्या आवश्यक है ये लिखा। उस समय सरकार ने जब इस पर कंसीडर नहीं किया और उसमें ये जो आप देखते हैं वोटिंग आईडी कार्ड, ये भी शेषन की उपज है, ये उन्हीं की देन है। ये तमाम इशू जो आदर्श आचार संहिता है कि 6 बजे बाद लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, प्रत्याशी 2 दिन पहले अपनी चुनाव प्रचार खत्म कर देंगे, ये जो तमाम आदर्श और उन्होंने बाकायदा खर्चे की सीमा भी तय कर दी कि इससे ज़्यादा खर्चे यदि प्रत्याशी करेगा तो उसको वो बताना पड़ेगा कि सोर्स कहाँ है, कैसे हैं। ये तमाम चीज़ें उन्होंने सरकार के पास भेजी। सरकार ने दबाव बनाना शुरू कर दिया और इसको मानने से लगभग इनकार कर दिया। शेषन ने भी घोषणा कर दी कि आगे चुनाव तब तक नहीं होंगे जब तक सरकार इन मुद्दों को नहीं मान लेगी। उन्होंने दोस्तों सरकार को मजबूर कर दिया कि वो जो चुनाव आयोग जो देश में चुनाव सुधार की बात थी वो उसको मान ले। आखिरकार सरकार दबाव में आ गई और उन्होंने ये मान लिया। शेषन से किस्से कहानी बहुत जोरदार जुड़े हुए हैं। उस समय दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो तत्कालीन राज्यपाल थे उन्होंने दरअसल ये किया कि राज्यपाल उस समय थे, मैं आपको बता रहा हूँ नाम उनका, गुलशेर अहमद राज्यपाल थे। तो गुलशेर अहमद का जो पुत्र था वो चुनाव लड़ रहा था सतना से, तो वो गुलशेर अहमद वहाँ चुनाव पर चले गए। शेषन को जैसे ही इसको पता चला तो उन्होंने धमकी दी कि मैं चुनाव रद्द करा दूंगा और राज्यपाल को दोस्तों इस्तीफा देना पड़ गया। इसी तरह राजस्थान में बलिराम भगत भी उनके इसी तरह शिकार हुए। बलिराम भगत दरअसल एक कोई बिहार के कैडर के आईपीएस थे, उनको महानिदेशक बनाना चाहते थे, लेकिन शेषन ने इनकार कर दिया और बलिराम भगत भी उनके शिकार हो गए। यही नहीं दोस्तों, हुआ ये कि त्रिपुरा में जब चुनाव होने थे तो वहाँ पर जो तत्कालीन जो चुनाव जिनकी जिम्मेदारी थी कराने की, वो एक आईएएस ऑफिसर थे। आईएएस ऑफिसर ने चुनाव कराने के बजाय थाईलैंड जाना ज़्यादा जरूरी समझा, हालांकि कोई सरकारी दौरा बताया। शेषन इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज हुए। उन्होंने उस अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि ये कोई हंसी खेल नहीं है कि आपने देश के चुनाव आयुक्त की बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपके खिलाफ ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उनकी सीआर में उनके खिलाफ, उस आईएएस अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां लिखी गई। ये दोस्तों इसी तरह जब चुनाव हुए थे बिहार में, तो बिहार में सबसे लंबा चुनाव शेषन ने कराया, 4 चरण, क्योंकि बिहार दोस्तों सबसे ज़्यादा देश में यदि हिंसा का कोई माहौल था चुनाव के दौरान तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश में था।
तो उस समय जो चुनाव हुए वो बिहार में 4 चरणों में कराए गए और यहाँ तक कि बॉर्डर सील कर दिए गए। और बॉर्डर पे आज जो ये पूर्व जो सांसद हैं पप्पू यादव, इनके काफिले की दर्जनों गाड़ी को बॉर्डर पे ही नागालैंड पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, उसने वो शेषन के आदेश से ही वहाँ पर मौजूद थी, देश में मिलिट्री फोर्सेस वहाँ मौजूद थी, उन्होंने उसको रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। इसी तरह उन्होंने बंगाल में चुनाव किसी जो आदर्श आचार संहिता का मामला है वो चुनाव नहीं होने दिया राज्यसभा का, और उसके कारण प्रणब मुखर्जी उस समय जो थे उनको इस्तीफा देना पड़ गया और वो री इलेक्ट नहीं हो सके। वहाँ पर जो तत्कालीन बुद्धिदेव भट्टाचार्य की सरकार थी उन्होंने ये कह दिया कि शेषन जो है वो सनकी हैं और वो पागल हैं। इस तरह की बात शेषन के लिए वहाँ पर कही। लालू यादव ने भी इसी तरह शेषन के खिलाफ काफ़ी बयानबाजी करी, उनको अलशेषन कह दिया, उनको सनकी कह दिया, उनको पागल कह दिया। लेकिन दोस्तों शेषन का पर इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनसे एक पत्रकार ने एक बार पूछा कि आप हमेशा ये कोड़ाई क्यों फटकारते रहते हैं। उन्होंने एक बात साफ तौर पे कहा, मैं कानून के दायरे में रहकर अपना काम करता हूं, जिसको कानून से कोई शिकायत है तो वो कानून बदलवा दे, मैं अपना काम कानून के तहत ही करूंगा, मैं ना इससे इतर करूंगा ना उससे बितर काम करूंगा। तो ये दोस्तों शेषन थे, ये शेषन की दास्तान थी कि किस तरह से शेषन ने क्या क्या कमाल किए और अकल्पनीय, मतलब कोई, मुझे अच्छी तरह से याद है उस दौर में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आज जितने साफ सुथरे चुनाव हो रहे हैं, जितने शांतिपूर्ण तरीके से, जितनी व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए, छाया का इंतजाम, पानी का इंतजाम, मेडिकल का इंतजाम, ये जो तमाम इंतजाम किए जाते हैं, नई नई सुविधाएं दी जा रही हैं, बुजुर्गों के लिए घर में जाकर वोटों का प्रबंध किया जा रहा है ताकि वो उनके वोट वहीं से लिए जा सकें। ये जो आदर्श की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आदर्श जो चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो इसी तरह से बढ़ रहे हैं। लेकिन उस दौर में तो ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि देश में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएं। मतलब आदर्श की तरफ की तो बहुत दूर की बात है। और ये दोस्तों शेषन का ही जज्बा और कमाल था। उन्होंने नेताओं को ये अच्छी तरह समझा दिया कि किसी ने भी यदि कानून का उल्लंघन करने की कोशिश करी तो उसकी वो दोस्तों खैर नहीं है। तो दोस्तों ये इस चुनाव के दौरान ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था, तो मैंने इस पर विश्लेषण डालने का प्रयास किया है कि किसी तरह से देश की युवा पीढ़ी को पूरी तरह से कम देश में एक ऐसा ब्यूरोक्रेट हुआ, उसने एक ऐसा आदर्श मापदंड स्थापित किया और साथ में उन्होंने न केवल चुनाव सुधार में बल्कि देश में शासन प्रशासन बतौर आईएएस अधिकारी कैसे चलाया जाना चाहिए और आईएएस अधिकारियों को कैसा होना चाहिए, यह भी उन्होंने साबित करके दिखाया। आपको पता ही है कि आईएएस अधिकारी अक्सर ये शिकायत करते हुए मिलते हैं कि हमारे पर सरकार का प्रेशर है, हमको सरकार के कहने से काम करना पड़ता है। लेकिन शेषन ने दोस्तों इन सब बातों को दरकिनार कर दिया कि ये सब बातें झूठ हैं, बेबुनियाद हैं। अधिकारी जब समर्पण करते हैं तो अपनी मर्जी से करते हैं, यदि वो तन के खड़े हो जाएं तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते ये कि वो अपने कार्य में मजबूत और ईमानदार हों। तो ये दोस्तों शेषन ने कमाल करके दिखाया। और भारत की आज़ादी के बाद से यदि देश में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं लोकतंत्र की दृष्टि से देखें तो उनमें जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो देश में चुनाव सुधारों का भी हुआ है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। और प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।